नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट हिंदी जेआरएफ का पेपर दिसंबर 2019 का सॉल्व करेंगे। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं विद उनके आंसर और व्याख्यात्मक हल के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उसमें सही और गलत बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्थापना आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। इसमें क्या है, इसमें दोनों तर्क जो हैं सही दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 व्याख्या के साथ में। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला। ये अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लो। आधुनिकता शब्द नवीनता का बोध कराता है। यह एक अनवरत, लगातार और अंतहीन, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह सदैव परिवर्तन होते रहता है और प्रत्येक परिवर्तन नए संशय सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। अतः स्थापना ए और आर तर्क दोनों सही हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। पहला, सूर्यास्त हो गया था। दूसरा, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। तीसरा, चिड़ियाँ अपने नीड में विश्राम कर रही थी। चौथा, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। और इसका आंसर क्या है हमारा? बी और डी। बी और डी में देखेंगे हम बी डी सेकंड वाला। इसमें उपयुक्त पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इसमें रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई हैं। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इसकी कथा वस्तु का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, ये भी याद रखना। इन पंक्तियों में संध्या काल का वर्णन किया गया है। तो अब इसमें आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और डी है इसमें पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये देख लो। कौन परी है बनी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। दूसरा है, गुलगिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। सी है, सेवक होगा यहाँ पे। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान, युद्ध जुरीबे में नेकू जे ना मुरके। यहाँ पे इस साइड में रचना कर दिए हैं देश पद्माकर ठाकुर। देश नहीं, इसका नाम कुछ और होगा, ये देव है हम। ये डी है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये इसमें धरा प्रताप शाही भिखारी दास। तो इनकी काव्य पंक्तियों के अनुसार ये आंसर इसका दूसरा है। देख लो, इसका बता देती हूँ मैं। कौन सा सेकंड वाला आंसर है इसका? एक मिनट, क्या था इसमें? ठीक है, ये कौन परी यह बानी अरिनित नीर भरी गगरी ढरकावे किसका? प्रताप शाही का। गुल गिल गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला, ये पद्माकर की वह है पंक्ति। और सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान, युद्ध जुरीबे में नेकू जे न मुरके, ये ठाकुर की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये देव की पंक्ति है। हम चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अस्मिता मूलक विमर्शों को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, हंस पत्रिका ने। ठीक है, किसने किया है? हंस ने। हंस के बारे में पढ़ लो। ये क्या है? हंस पत्रिका का प्रकाशन
सन 1930 ईस्वी बनारस में हुआ। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। इस पत्रिका ने असीमतामूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया। खास तौर पर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को हिंदी की मुख्यधारा की केंद्रीय विषय बना देने में हंस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? ये हमारे शिव प्रसाद सितारे हिंद का कथन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। उपयुक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी और उर्दू दोनों के पक्षधर थे। उन्होंने सन 1845 में बनारस अखबार नामक एक हिंदी पत्र निकाला, जिसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया, किंतु इसमें फारसी अरबी शब्दों की बहुलता रहती थी। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में रचनाएं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है। इसमें फोर्थ है क्या? इसका आंसर फोर्थ है। इसमें है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव क्या है? शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को वरीयता दी है। वे कहते हैं कि मैं अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देता हूँ, आंखों देखी बात पर विश्वास करता हूँ और उसी को कहता भी हूँ, जबकि तुम शास्त्र को प्रमाणिक मानते हो और कागज की लिखी बात पर यकीन करते हो। अतः विकल्प 4 सही है इसका। हम 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में गीति नाट्य हैं। अब गीति नाट्य इसमें कौन कौन सा है? सेकंड ए और बी, अग्निलीक और उन्मुक्त क्या है? गीति नाट्य हैं। और ये रचना किसकी है? विधा क्या है? प्रकाशन काल, रचनाकार इसमें दे रखे हैं। अग्निलीक जो है गीति नाट्य है, 1976 में लिखा गया था। और ये किसका है? भरत भूषण अग्रवाल का है। उन्मुक्त गीति नाट्य 1940 में सियाराम शरण गुप्त का है। नेपथ्य राग नाटक है 2004 में मीराकांत का है। त्रिशंकु नाटक है 1973 में ब्रजमोहन साहा का है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका आंसर है फोर्थ, अनुच्छेद 348 में। और बाकी अनुच्छेदों को भी देख लो किसमें क्या है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। दूसरा 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। 346 से एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा 2, क्योंकि ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी सिफारिश, आमदनी, सरकार इत्यादि ये फारसी भाषा के शब्द हैं। इसमें अरबी भाषा भी किताब, मौसम, दावत इत्यादि। तुर्की भाषा के उर्दू, कैंची, कालीन इत्यादि। अब प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हम देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा? कुकुरमुत्ता 1942, फिर विष्णुप्रिया 1957, मैथिली शरण गुप्त की है। आंगन के पार द्वार अज्ञा की 1961, चांद का मुँह टेढ़ा है 1964, मुक्तिबोध की। तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 11, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो ये हमारा जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की रचना है, वो कविता संग्रह है। इनकी और भी देख लो, और भी कविता संग्रह है। जमीन पक रही है, अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो इत्यादि। नागार्जुन, युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली इत्यादि। नरेश मेहता, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, संशय की एक रात, महाप्रस्थान इत्यादि। ये सब जितनी भी रचनाएं हैं ये सॉल्व पेपर में आती है, इम्पोर्टेंट होती हैं, आगे को काफ़ी काम आएगी या इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे बढ़ के, आगे आने वाले पेपरों में। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक इत्यादि। अंधेरे में कविता के संबंध में कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है? इनमें हमें देखनी है कौन कौन सी है। तो अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग के तारतम्य कैसे स्थापित करे। दूसरा, कवि मुक्तिबोध के लिए असीमता की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। सी,
मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आंतई है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो इसका आंसर है फोर्थ, ए और डी। ठीक है, ए और डी ये है। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। और डी है, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है कि अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य कैसे स्थापित करना है। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। अंधेरे में कविता के संबंध में रामविलास शर्मा कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में मजदूर व किसान अनुपस्थित है। इसे वे मुक्तिबोध की मुख्य समस्या के रूप में देखते हैं। उनकी समझ में ऐसी समस्या अपने वर्ग को छोड़ दूसरे वर्ग से तादात्म्य स्थापित करने से आती है। मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य स्थापित करना ही अंधेरे में कविता की मूल समस्या है। अतः विकल्प ए और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो अब इनका अनुक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी का कवि भी सरप्पा को माना जाता है, तो सरप्पा है, फिर है लुइपा, फिर पुष्पदंत, फिर अब्दुल रहमान। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही, फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले को सही कर लो। लुइपा का समय 769, दोहा कोशिश की रचना है लुइपा 773 ईस्वी। लुइपा गीतिका इनकी रचना है। पुष्पदंत 10वीं सदी। महापुराण नैकुमार चर्यु, जसहर चर्यु। अब्दुल रहमान 12वीं सदी, इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है। संदेश राशि की सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में डायरी साहित्य कौन सी है, ये पूछा गया है। तो अब इसमें देख लो, फोर्थ है ए और सी। ए है प्रवास की डायरी, ठीक है। सी है दिल्ली मेरा परदेश। और ये एक साहित्य की डायरी सोच के ये मत सोचना कि ये डायरी है। ऐसे इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर फंसाने के लिए ही दिए जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये रचना देख लो, विधा और रचनाकार देख लो। प्रवास की डायरी, डायरी विधा है किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। और दिल्ली मेरा परदेश डायरी रघुवीर साहे की है। एक साहित्य की डायरी निबंध है किसका, मुक्तिबोध का। ऋणजल धनजल रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणु का। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम है। अब कालक्रम देख लेते हैं इनका। सबसे पहले कौन आएगा, इनको देखते हैं। तो ये कालक्रम देख लेते हैं। आंसर इनका फोर्थ है। दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुपयक। इनका टाइम देख लेते हैं जो भी है। ठीक है, तो पहला है दंडी 7वीं सदी। काव्यदर्श इनकी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आनंदवर्धन 9वीं सदी। धन्यलोक। इन सब के मैं नोट्स अगर चाहिए तो मेरे पास ट्रिक से नोट्स हैं, मैं ट्रिक उपलब्ध करा दूंगी और ट्रिक से भी पढ़ा दूंगी, आप बताओगे तो कमेंट करके। कुंतक 10वीं 11वीं सदी। वक्रोक्ति जीवितम। रुपयक 12वीं सदी। अलंकार सर्वस्व। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इनमें मगही नहीं है, फोर्थ है जो है, ये बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी। पूर्व हिंदी की अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की है मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थान की जयपुरी। उत्तरी राजस्थान की मेवाती। दक्षिण राजस्थान की मालवी। पहाड़ी है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। बिहारी है मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। यह संवाद चंद्रगुप्त के किस पात्र का है। तो ये हमारा चाणक्य का कथन है। किसका है, चाणक्य का। आंसर नंबर 2। तो अब इसके संवादों को पढ़ लो इन सब के। चाणक्य, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। वरुचि कहते हैं अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। चंद्रगुप्त का कथन है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आज आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। राक्षस का कथन है चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है।
उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जे ही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। अब ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्ति में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है, ये बतानी है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है। इसमें विरह ताप की वेदनात्मक रूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। ये बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें भय की बात की गई है। आपको पढ़ते हुए समझ आ जाएगा। कवि की वेदना के स्वरूप विलक्षण में नहीं, ताप की मात्रा में नापने में है। इसमें संतरा युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है, यानी इसका आंसर क्या है, थर्ड है। अब देख लो, व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत काव्य के नागमती व्योग खंड से ली गई है। अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए नागमती कहती है, मैं जिस पक्षी के पास जाकर अपनी विरह व्यथा सुनाती हूँ, वही पक्षी मेरी विरह अग्नि की ज्वाला से जलकर भस्म हो जाता है, और उस वृक्ष के सारे पत्ते जल जाने के कारण वह पत्तहीन हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि इन पंक्तियों में ऊहात्मकता के अतिरिक्त विरह ताप की वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है, इसका में देख लेते हैं। जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादित करें। दूसरा, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। तीसरा, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्ति करते हैं। आनंदवर्धन का व्यंग्यार्थ व्यंजना शब्द शक्ति दिया ना, तो उसमें व्यंग्यार्थ आता है, तो व्यंग्यार्थ से ही इनका आंसर है। जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो, तो आंसर क्या है इसका, थर्ड वाला। व्याख्या देख लिया। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि काव्य के संबंध में उनका मत है कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, अर्थात जिस काव्य में वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारपूर्ण व्यंग्यार्थ होता है, वही ध्वनि काव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 20, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? ये अलंकार देखने कौन से सादृश्य मूलक हैं और कौन सा अलग है, तो हम देख लेते हैं। इसका आंसर है बी और सी। बी और सी में क्या है हमारा, व्यतिरेक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, हमारे सादृश्य मूलक अलंकार है। बाकी और भी देख लेते हैं कौन से अलंकार हैं। सादृश्य मूलक में आते हैं उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह आदि। ठीक है। वैषम्य या विरोध मूलक में आते हैं असंगति, विषय, विरोधाभास आदि। क्रम या श्रृंखला मूलक में कर्णमाला, एकावली, सार आदि। न्याय मूलक में यथासंख्य, काव्यलिंग, तद्गुण आदि। कारण कार्य संबंधी में विभावना, हेतु, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति आदि। निषेध मूलक में व्यतिरेक, विनोक्ति, अपहुनति आदि। गुणार्थ वृत्ति मूलक में पर्यायोक्ति, समासोक्ति आदि। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21। श्रद्धा और ईड़ा से संबंध मुक्ति बोध का सही कथन है। तो इनका कथन है, ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो इसका कौन सा ए और बी सही हो जाएगा कि श्रद्धा और ईड़ा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कात्यायनी की प्रमुख पात्र है। कात्यायनी एक पुनर्विचार में मुक्ति बोध ने इन पौराणिक पात्रों को उनकी परंपरागत सत्ता से अलग हटकर विशुद्ध मानव चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक और जहां ईड़ा के संबंध में लिखा है कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, वहीं श्रद्धा के बारे में लिखते हैं कि श्रद्धा के पास अपना कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो इसका ए भी सही हो जाएगा कि ईड़ा का व्यक्ति सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास अपना कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के
किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कारक। ठीक है, तो इसके विद्वान देख लेते हैं किन्ने कारक की क्या परिभाषा दी है। पंडित कामता प्रसाद गुप्त ने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। पंडित किशोरीदास ने क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार कारकों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। कारक परसर्ग के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है? शक्तिशाली और दुर्दुष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवीय है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। पुनर्वाक के अनुसार मात्य मानव को देवता कहा जा सकता है। इसका आंसर कौन सा? ए और सी सही है। ए है शक्तिशाली और दुर्दुष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है ये देह भाव भ्रांति है। क्या ऐसे पढ़ ले। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचित काव्य नाटक है। 1961 में प्रकाशित इस काव्य नाटक में दिनकर जी ने उर्वशी और पुनर्वा के प्राचीन आख्यान को आधार बनाकर उसे नए ढंग से प्रस्तुत किया। इस कृति के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह नाट्य 5 अंकों में विभक्त है। तृतीय अंक के आधार पर ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक स्थापना और दूसरा तर्क। ठीक है, तो ये स्थापना पढ़ते हैं। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है इसका, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रमा स्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके दोनों जो ऑप्शन है वो सही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका दोनों सही है, ए सही है इसका। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। रस के संबंध में ब्रह्मानंद की कल्पना का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। रसो वै रसा कहकर इस उपनिषद में ब्रह्म को ही आनंद या रस का रूप बताया गया है। जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति सर्वोपरि होती है वैसे ही नाटक में रस की महत्ता सर्वाधिक होती है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति सर्वोपरि होती है वैसे ही नाटक में रस की महत्ता सर्वाधिक होती है। भरतमुनि के अनुसार विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। काव्य पठन श्रवण अथवा अभिनय दर्शन से जो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति काव्य या नाटक में वर्णित मनोविकार अथवा भाव से होती है। विभिन्न प्रयत्न अथवा संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है, जिसका अनुभव पाठक अथवा श्रोता अथवा दर्शक के हृदय में होता है। ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बी, माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। सी, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। चौथा, कलयुग में अच्छे समय होगा और लोग सुखी रहेंगे। तो इसका आंसर है ए और सी। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। और सी है, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। इसका आंसर फर्स्ट ए और सी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं। इन कांडों का कालक्रम लगाने को आता है तो इनका कालक्रम देखना। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड में कलयुग के संबंध में तुलसीदास लिखते हैं, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी। अर्थात जो आचारहीन और वेद विरोधी वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं कलयुग में वही ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। जोवर ना धम तेली कुम्हारा, स्वापच किरात कोल कलवारा। पानरी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। अर्थात तेली कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवर आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने अथवा
अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ए और सी सही है। निम्नलिखित में विदेशी परिवेश पर आधारित होने से उपन्यास नहीं है। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। ए परिशिष्ट, बी चक्रव्यूह, वे दिन, सफ़र के साथी। इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें है 2, ए और बी। तो पहला है परिशिष्ट, ये विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। इसमें आईआईटी विदेशी परिवेश पर आधारित है। आईआईटी जैसी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण, ये किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर का। एक चक्रव्यूह है। वे दिन एक भारतीय प्रवासी छात्र की कहानी है, ये निर्मल वर्मा की है। सफ़र के साथी भारतीय और पाश्चात्य परिवेश के कारण उत्पन्न समस्या, इसके उपन्यासकार है सुनीता जैन। क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। इसका है आंसू 1925 में, पल्लव 1926, स्वप्न 1929 और साकेत 1931। ये इनका कालक्रम है। आंसर नंबर 3 सही है। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की है, पल्लव सुमित्रेंद्र पंत की, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूर्व अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल का है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर 2। कबीर के संबंध रामचंद्र शुक्ल का कथन है का तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। दूसरा है प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। कबीर। तीसरा है कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। फोर्थ है कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। पहला 1965, दूसरा 1977, सन 1982, सन 1977। तो इसका सेकंड आंसर है 1977 में महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ, इनको भी पढ़ लेना। 1965 में भारत की भाषा समस्या, 1952 में निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, 1982 में कथा विवेचन और गद्य शिल्प। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में ये काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? ये हमारी किसमें है? साकेत में है। ठीक है, इसकी पढ़ लेते हैं बाकी किसकी कौन सी पंक्तियाँ हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। साकेत से ली गई है। वही चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबलतर में, ये पंचवटी से लिया गया है। नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्रपद ने भी की उसी की शुभाराधना, गूंज उठी नारद की वीणा स्वर ग्राम में, पहुँचे विचरते वे वैजयंती धाम में। नहुस से ली गई है। साधना सहज नहीं आप योगियों की भी, आशा फिर क्या है साधारण के लिए, राम ही कृपा करे तो पार करे उनको, विष्णुप्रिया से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्य जनों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य हेतु माना है? शक्ति और लोक की व्यवहार, इसका आंसर है हमारा फोर्थ, मम्मट ने शक्ति लोक व्यवहार। तो इसके हम परिभाषा ग्रंथ और आचार्य देख लेते हैं। परिभाषा ग्रंथ और आचार्य में शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्वय
वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासिति हेतु स्तुद्ध भवे। काव्य प्रकाश में लिखिए मम्मट की। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रजा। ध्वन्यात्मक लोचन की है, ध्वन्यात्मक हो गई लोचन। अभिनव गुप्त की है, ध्वन्यात्मक लोचन। और प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेत श्रेष्ठे इति। श्रेष्ठे इसी काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 में पढ़ते हैं। इनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो काम यानी एक पुनर्विचार देखते हैं। काम यानी पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। इनको मिलान दे करते हैं। पहला है काम यानी एक पुनर्विचार। इसका आंसर है फर्स्ट वाला। काम यानी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है ये। और दूसरी है हमारी अधूरे साक्षात्कार, ये नेमीचंद्र जैन की रचना है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका प्रकाश नोट्स देख लेना। प्रकाश काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो परीक्षा गुरु 1882, श्रीनिवास दास। गोदान 1936, प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी 1941, संज्ञा। तमन 1973, भीष्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 34। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो यह आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। ये है मल्लिका का अंबिका के प्रति। यह संवाद मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। इस नाटक के प्रथम अंक में मल्लिका अंबिका से कहती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। विकल्प 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो रसात्मक बोध के विविध रूप, ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। उसके सौंदर्य बोध और शिव तत्व, ये नहीं है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, काव्य में लोकमंगल की साधना, ये 3 तो हैं। तो दूसरा ये नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखिए। रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद और काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था रामचंद्र शुक्ल की निबंध है। जबकि सौंदर्य बोध और शिव तत्वबोध अज्ञा क्या है? प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? पहला है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित होकर और अभिभूत होकर, ये इसका आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जन्मदाता एवं आदि आचार्य प्लेटो एक आदर्शवादी दार्शनिक है। उन्हें ईश्वर की सत्ता में अड़िंग विश्वास है तथा वे सांसारिक पदार्थों को मिथ्या मानते हैं। उनका कहना है कि एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। क्वेश्चन नंबर 37। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ये हम देखते हैं। पहला है मलयज, दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव और प्रभाकर श्रोत्रयी। तो ये रचना है परमानंद श्रीवास्तव की। और की आलोचकों की रचना भी देख लेते हैं। पहला कवि और कर्म काव्य भाषा 1975, नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988 इत्यादि इसके हैं परमानंद श्रीवास्तव के। कविता के साक्षात्कार
ये 1979 में मलेज की कृति है। संवाद और एक आलाप 1984 में। हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदन 1964, अज्ञा और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अनुनातन 1969, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की कृति है। वहीं सुमन मनुष्य और श्रेष्ठता 1972, प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि 1975, कविता की तीसरी आंख 1980, संवाद 1982 प्रभाकर श्रोत्री की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन दो विषयों पर आधारित है? तो इसमें पहला होगा AOD, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक द्वेष। विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक द्वेष। भीष्म साहनी तमस उपन्यास 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे 5 दिनों की कहानी का आधार बनाया है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। तो अंतिम दृश्य इसका है शमशान। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी नाटक 6 दृश्यों में विभक्त है। इसके दृश्यों को याद करना। दृश्य और स्थान, प्रथम है बाहें प्रांत, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राजसभा, पांचवा है अरण्य, छठा है शमशान। इसको याद कर लेना, पबजी राज। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें स्थापना है, भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इसके दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय युग में एक और जहाँ भक्ति और रीतिकाल के संस्कारों की प्रधानता थी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण समाज में नई चेतना का विकास हो रहा था। उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विसंगतियाँ अपने चरम पर थी। तो स्थापना ए और आर तर्क दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द्विवेदी नवीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। तो इनकी है समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। तो आंसर ए और डी इसमें पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। समाज सुधार, इतिवृत्तात्मकता, देशभक्ति, बुद्धिवाद का प्राधान्य, स्वच्छंद प्रकृति चित्रण, अनुवाद की प्रवृत्ति, नवीन एवं साधारण विषयों का चयन, भाषा का परिवर्तन आदि गीति काव्य की प्रचुरता, छायावाद की प्रवृत्ति है। शास्त्र अर्थ प्रकृति के प्रकार है। तो इसमें बीज, बिंदु, पताका होते हैं। अर्थ प्रकृति सी और डी, विमर्श और बिंदु। देख लेते हैं इनकी सभी अर्थ प्रकृतियों को। अर्थ प्रकृति में बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य होते हैं। अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था में प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नित्याप्ति और फलागम। संधियों में मुख, प्रतिमुख, गर्भ होता है और विमर्श या अवमर्श और निर्वहन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो इसका हो जाएगा, ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, हेमचंद द्वारा रचा गया। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन हेमचंद द्वारा रचित व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त त्रिशलाका, पुरुषचरित, देसी नाम माला, कोश तथा कुमारपाल चरित आदि इनकी प्रसिद्ध कृति है। नंबर 44, भारत और भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत भारती की रचना मसद जज्र इस्लाम की प्रेरणा से हुई। दूसरा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। तीसरा, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे।
डी, इसमें अत्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, तो इसका ए और सी सही है। भारत भारती की रचना मुसद्द से मुसद्दो जजर इस्लाम की प्रेरणा से हुई। और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रज मोहन दत्ता त्रयी कैफे से प्रभावित थे। व्याख्या देख लेते हैं। भारत भारती की रचना मुसद्द से मुद्दो जर्ज इस्लाम की प्रेरणा से हुई तथा भारत भारती के लेखक मैथिली शरणगुप्त भारत दर्पण के लेखक ब्रज मोहन दत्ता त्रयी कैफे से प्रभावित थे। दोनों कथन सही हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ, तीसरा अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, सिरिस की याद आई। इसमें गलत लिखा हुआ है, होगा सिरिस की याद आई। आंसर नंबर 3। निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में किसके? महादेवी वर्मा। अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्धनारीश्वर 1952 रामधारी सिंह दिनकर। सिरिस की याद आई 1995 विद्या निवास मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वह कौन सी शक्ति है? तो क्वेश्चन अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या शुद्ध लक्षणा, तो इसका हो जाएगा अभिधा शक्ति। व्याख्या है। शब्द शक्ति मूलतः 3 प्रकार की होती है। अभिधा, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा है लक्षणा, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ लक्षित करे वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा के मुख्य 6 भेद हैं। गौणी लक्षणा, शुद्ध लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारूप्य लक्षणा और सध्यावासना लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होने पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसके 2 भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें पात्र देख लेते हैं। पहला है तमस 1973 में भीष्म साहनी का। इसमें है रिचर्ड है, ये पात्र पढ़ लेते हैं। मुराद अली है, वानप्रस्थ है और इत्यादि। आंसर नंबर 3 पहले का हो जाएगा। तीसरा हमारा रिचर्ड। दूसरे में हो जाएगा 4th राग दरबारी का रंगनाथ। वहीं महाभोज में सुक्कुल बाबू। झूठा सच में तारा। ये देख लेना आगे। उनका सन 48वां क्वेश्चन, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कबीर कहना चाहते हैं, पहला लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। दूसरा, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, सतगुरु ने ज्ञान की रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। चौथा, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। और इसका आंसर है हमारा सेकंड, ए और सी। ए है लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण परम तत्व से दूर था। सी है सतगुरु से ज्ञान रूपी प्रकाश मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। की व्याख्या देख लेते हैं। इस पद में कबीर कहते हैं, मैं तो लोक परंपरा का अनुसरण करते हुए लोक और वेद का अंधा अनुकरण कर रहा था, क्योंकि मुझे उचित अनुचित का कोई विवेक ना था। किंतु आगे मुझे सद्गुरु मिल गए। उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया, जिसके प्रकाश में मैंने अपने मार्ग का साधन कर अपने लक्ष्य पर पहुंच सका। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही व्यक्ति अपने लिए उचित मार्ग खोज पाता है। क्वेश्चन नंबर 49, गीत फरोश में कवि कहना चाहता है, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरा, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। तीसरा, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। चौथा, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसका आंसर है दूसरा, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। इसकी पंक्तियां हैं, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संकलन है। इस कविता में वे कवि व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहता है, हाँ गीत बेचना है
है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्यों क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। अर्थात गीत बेचने या अपनी कला को बेचना तो पाप है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अथवा अपनी जीविका को चलाने के लिए कवि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें स्थापना और तर्क दिया गया है। स्थापना है, काव्य का सर्वस्व अलंकार है। तर्क, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसमें जो है दोनों कथन गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकरण, आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमक उत्पन्न हो जाती है। अलंकार सौंदर्य की वृद्धि करता है, लेकिन सौंदर्य की सृष्टि नहीं करता। यदि शव को गहने पहना दिया जाए तो वह सुंदर नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि अलंकार काव्य का सर्वस्व नहीं होता और केवल अलंकार से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य को नहीं निखारा जा सकता। आगे का क्वेश्चन अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।